हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जैसी अकेडमी में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही है ना दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी में भी दोस्तों हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग दोस्तों अगर बात करें तो बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। अगर क्या क्या पढ़ चुके हैं तो उसकी बात मैं बताऊं तो हम लोग दोस्तों उसका इंडियन पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव जो होता है यानी भारत का राजनीतिक पक्ष होता है वो पढ़ चुके हैं। इंडियन फिजिकल यानी भारत का जो भौगोलिक पक्ष होता है यानी जिसमें हम लोग हिमालय पढ़ते हैं, उत्तर भारत का मैदान पढ़ते हैं, प्रायद्वीपीय पठार पढ़ते हैं, कोस्टल प्लेन पढ़ते हैं यानी तटीय मैदान, और आइलैंड यानी द्वीप समूह पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने शुरू किया था अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें हम लोग नदियों को पढ़ते हैं। दोस्तों नदियाँ पढ़ चुके हैं। नदियों में ही दोस्तों और टॉपिक्स रिलेटेड होते हैं उससे, जैसे कि नदियाँ के किनारे कौन कौन से बड़े महानगर हैं, फिर उससे जैसे कौन से झरना किस नदी पर है, फिर इसका जैसे कि और उसमें कौन सा टॉपिक होता है, जैसे फिर झील पढ़ते हैं उन्हीं में। फिर हम लोग ने दोस्तों झील के बाद दोस्तों हम लोग बंदरगाह पढ़ा, फिर इसके बाद अंतर्देशीय जलमार्ग पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों जो हमारा रिसेंटली यानी वर्तमान में जो हमारा टॉपिक चल रहा है दोस्तों वो कौन सा है दोस्तों? वो है सॉइल यानी मिट्टी। मिट्टी में भी दोस्तों अगर हम बात करें तो दोस्तों हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। जैसे कि अगर बात करें तो मिट्टी क्या होती है, मतलब मिट्टी कैसे बनती है, तो हमने बताया मिट्टी जो होती है खनिजों का मिश्रण होती है यानी कंपोजिशन ऑफ मिनरल यानी है ना, खनिजों का मिश्रण होती है। फिर मैंने बताया दोस्तों मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो मैंने बताया पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है उसके टूटने फूटने यानी उसके अपक्षय या अपरदन के कारण क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। और दोस्तों मैंने बताया मिट्टी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। अभी देखो दोस्तों मैंने बताया मिट्टी कितने प्रकार की होती है, मिट्टी 2 प्रकार की होती है। एक तो है ना दोस्तों मिट्टी यानी दोस्तों सॉइल। सॉइल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, सॉइल कितने प्रकार की होती है दोस्तों? सॉइल यानी मृदा यानी मिट्टी, जो भी लिखना चाहें। मैंने बताया इसको 2 पार्ट हम लोगों ने बांट के पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, कैसे? एक तो मैंने बताया था इसमें टेक्सचर के हिसाब से यानी ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर यानी कणों के आकार के आधार पर दोस्तों मैंने मिट्टी को बांटा था, कणों के आकार के आधार पर। ठीक है दोस्तों, ठीक है। आगे लिखने की जरूरत नहीं, पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ, बस यहाँ रिवीजन करना। मतलब सॉइल क्या होती है? मिट्टी। दोस्तों मिट्टी को हम लोगों ने 2 पार्ट में बांट के पढ़ा था। एक तो दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर यानी कणों के आकार के आधार पर मिट्टी कितने प्रकार की, तो मैंने बताया दोस्तों 3 प्रकार की होती है। एक तो सैंड, जिसको पहला सैंड यानी बालू मिट्टी, सिल्ट को सिल्ट ही बोलते हैं। फिर क्ले यानी दोस्तों चिकनी मिट्टी, क्ले यानी दोस्तों चिकनी मिट्टी, ये मैंने बताए थे इसमें 3। फिर इसके बाद मैंने बताया था इसका दूसरा डिवीजन ICAR, एक संस्था है दोस्तों हमारे भारत में, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी हिंदी में बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, जिसने दोस्तों मिट्टी को 8 प्रकार में डिवीजन किया। उसने बताया कि मिट्टी 8 प्रकार की होती। कौन कौन सी दोस्तों? तो पहली मैंने बताई दोस्तों एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल। दूसरी मैंने दोस्तों ब्लैक सॉइल बताई थी आपको, है ना। इन्होंने कहा कि कौन कौन सी मिट्टी, तो एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, फिर रेड सॉइल, फिर दोस्तों लेटेराइट सॉइल, है ना। अभी हिंदी बता दूंगा लेटेराइट सॉइल के बाद में दोस्तों माउंटेन सॉइल। ठीक है दोस्तों, माउंटेन के बाद दोस्तों डेजर्ट सॉइल, डेजर्ट के बाद दोस्तों पिटी सॉइल। ठीक है दोस्तों, पिटी का मतलब एल्काइन सॉइल। इसके बाद देखो एलुवियल को मतलब जलोढ़ मिट्टी दोस्तों, ब्लैक का मतलब काली मिट्टी दोस्तों, रेड का मतलब लाल मिट्टी दोस्तों, और लेटराइट का मतलब लेटराइट ही होता है तो लेटराइट मिट्टी। माउंटेन मतलब पर्वतीय मिट्टी दोस्तों, डेजर्ट मतलब मरुस्थलीय मिट्टी, पिटी मतलब दोस्तों दलदली मिट्टी, और ये अल्काइन मतलब क्षारीय मिट्टी। ये 8 प्रकार की है। मैंने पीछे सब कुछ करा चुका, ये पीछे मैं इस तरीके से हिंदी भी लिखाया है, बट यहाँ पे हम लोग रिवीजन करें तो जल्दी जल्दी। ठीक है, हम लोग दोस्तों लास्ट क्लास में एलुवियल सॉइल पढ़ रहे थे। आज हम लोग यहीं से शुरू करेंगे और इसमें जो चीज़ पढ़ा चुके हैं उसको जल्दी जल्दी बताता हूँ, फिर इसके बाद आगे की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों एलुवियल सॉइल। ठीक है दोस्तों, अभी देखो जो भी नए हैं दोस्तों मैं बता दूं उनको, आपको जो भी मेरे साथ नए जुड़े हैं दोस्तों उनका मेरी चैनल पर स्वागत है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, जो भी मेरे साथ जैसे नए जुड़े हैं तो उनको वीडियो रुक को देखनी है, पूरी वीडियो देखिए, देन आपको पता चलेगा कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, आप मेरा कंटेंट कैसा है। दूसरी चीज़, अगर मेरी क्लास अच्छी लगती है तो दोस्तों आपको पीछे क्लास देखनी, क्योंकि आपको पीछे से क्लास जब देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से लिंक कर पाएंगे। जैसे मैं बहुत सी चीज़ें यहाँ ऐसा पढ़ा रहा हूँ, बताऊँगा यहाँ पर जो मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, बट आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं ये बता दूं। बट वो टॉपिक्स अलग से होते तो आपको वो पढ़ने चाहिए दोस्तों, वहाँ से क्वेश्चन आते। तो दोस्तों जो भी नए हैं, जो मेरे साथ अभी अगर नया जोड़ रहा तो दोस्तों उसको पीछे क्लासेस देख लेनी, तो उससे क्या होगा आपका एक अच्छा है ना पूरा कवर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि अगर हम बात करें दोस्तों, ठीक है, तो अगर हम बात करें दोस्तों तो हम लोग एलुवियल सॉइल लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे। उसमें क्या हुआ था दोस्तों, लास्ट में अगर वीडियो देखा है तो लास्ट में थोड़ी वीडियो पॉज हो गई थी दोस्तों, तो उसके लिए दोस्तों मैं क्षमा चाहूँगा। तो बट वो ऐसी जगह पॉज हुई थी जहाँ पे थोड़ा ही कुछ बताना था, बट आज हम वहीं से शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम लोग दोस्तों पढ़ रहे थे एलुवियल सॉइल। अब आराम से आ जाइए आप लोग, एलुवियल
सॉइल, यानी दोस्तों जलोढ़ मृदा। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग कल पढ़ रहे थे। इसमें दोस्तों हम लोगों ने कुछ टॉपिक बताए थे, कुछ चीज़ें बता चुका हूँ, मैं अभी आपको बता दूंगा। पहला मैंने इसमें बताया था कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो मैंने बताया कि इसका निर्माण दोनों नदियों द्वारा कटाव छुटाव, है ना, नदियों द्वारा, है ना, इसका निर्माण जो हुआ है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण इसको मैंने कैसे बताया था, जो नदियाँ जो होती हैं उनको क्या होती, पर्वतों को काट के छाट के देखो नदियों द्वारा कटाव एवं निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, इसका निर्माण होता है। अगर मैंने पहला हेडिंग लिखाया था कि इसका निर्माण नदियों द्वारा कटाव एवं निक्षेपण यानी इरोजनल एवं डिपोजिशन की एक्टिविटी यानी प्रक्रिया के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला पॉइंट मैंने ये बताया था कि इसका निर्माण कैसे होता है, तो मैंने बताया नदियों द्वारा कटाव एवं निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा इसका निर्माण होता है। दूसरी चीज़ मैंने कल ये समझा चुका हूँ दोस्तों, बहुत अच्छे समझाया था, मैप बना के समझाया था, आप लोग उसको देखें। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने इसको बताया था कि जलोढ़ मृदा को दो भागों में लोग विभाजित कर सकते हैं। पहला कौन सा दोस्तों, एक तो कौन सी दोस्तों, नई जलोढ़, दूसरी पुरानी जलोढ़। नई जलोढ़ को दोस्तों हम लोग खादर बोलते हैं और पुरानी जलोढ़ को दोस्तों हम लोग बांगर बोलते हैं। मैंने कल ये भी बताया। फिर इसके बाद दोस्तों मैंने बताया कि इसका जो कंपोजिशन यानी इसके कण कैसे होते हैं। तो इसमें दोस्तों सैंड, सिल्ट एवं जो क्या कहते हैं क्ले, तीनों प्रकार की मिट्टी इसमें पाई जाती है, तीनों प्रकार के कण की मिट्टी पाई जाती है। तो मैंने बताया कि जैसे सैंड कहाँ पाए जाते हैं, जैसे आप राजस्थान पर गुजरात वाले जो एरिया में है, तो यहाँ पे जो जलोढ़ मृदा का जो टाइप है वो सैंड प्रकार का है। फिर इसके बाद जैसे मैंने सिल्ट का बताया, तो मैंने बताया हरियाणा है, पंजाब है और दिल्ली वाले जो एरिया में दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सिल्ट टाइप की मिट्टी होती है, जिसमें सैंड और सिल्ट के थोड़ा मिक्सचर टाइप का होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फिर मैंने बताया क्ले मिट्टी जो होता है, क्ले मिट्टी आपका दोस्तों वेस्टर्न यूपी देन और बिहार और जो पश्चिम बंगाल वाला जो एरिया और जो क्या कहते हैं असम वाला जो एरिया है, उसमें दोस्तों क्या होता है, ये वाली मिट्टी पाई जाती। तो जलोढ़ मृदा दोस्तों का हम लोग ये यहाँ तक पढ़ चुके थे। फिर मैं दोस्तों चौथा मैंने पॉइंट आपको लिखाया था कि इसमें किस किस चीज़ की अधिकता होती है। यानी जलोढ़ मृदा, देखो मिट्टी क्या होती है, मिनरल से बनी, खनिजों का मिश्रण है। तो कौन कौन से खनिज में उसमें प्रधानता है मिट्टी में, तो मैंने बताया था कि इसमें दोस्तों जलोढ़ मृदा में चूना है और दोस्तों क्या है, कार्बनिक पदार्थ है और दोस्तों पोटास है और फास्फोरस एसिड है, ये इनकी प्रधानता होती है। फिर मैं बता रहा था दोस्तों डिफिशियंसी यानी किसकी कमी होती है दोस्तों, तो मैंने बताया कि इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। कल दोस्तों मैं यहाँ तक पढ़ा चुका हूँ। आप जो भी नए हैं दोस्तों, उनको नए वो हम मेरे साथ क्या करना, वो उनको क्या करना है, कल की वीडियो देखनी है और आपको चीज़ें मिल जाएंगी दोस्तों। कल मैं यहाँ तक पढ़ा चुका था, बट यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं इसमें कुछ और पढ़ाता हूँ। अब यहीं से हम शुरू करते हैं दोस्तों। हम इंडियन ज्योग्राफी में ये भारत का मैप बनाते हैं दोस्तों, यहाँ पे प्यारा सा एक, फिर हम इसको और अच्छे से समझेंगे दोस्तों। मैं बता दूं आपको, आप पढ़ के देख लीजिएगा, यूट्यूब पे इस तरह की चीज़ें मिलेगी नहीं आपको। ठीक है दोस्तों, मैप बनाने की आप भी प्रैक्टिस किया करिए, तो आपका भी मैप बनने लगेगा। ठीक है दोस्तों, बस मैप जैसा लगे, भारत जैसा, बाकी और कुछ नहीं इसमें। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया कि दोस्तों यहाँ पे हिमालय होता है, ये रेंजेस होती हैं, हिमालय की रेंजेस मैं पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, पीछे क्लास आप लोग देखेंगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ये रेंजेस होती हैं, यहीं से दोस्तों मैंने बताया था कि कल मैं जब पढ़ा रहा था कि यहीं से कौन सी गंगा रिवर निकलती है, कई नदियाँ निकलती हैं, बट मैं एक रिवर की ले लेता हूँ। अब ये क्या करती है दोस्तों, यहाँ पर जब ये रिवर्स होती है तो यहाँ पर दोस्तों क्या करती है, सिर्फ कटाव का काम करती है। फिर इसके बाद जब ये मैदानी इलाके में आती है, ये कल चीज़ें मैं बता चुका हूँ, बस यहाँ बता रहा हूँ। तो फिर यहाँ पे क्या करती है, जमा कर देती है ये चीज़ें को, जो वहाँ से काटी है उसको यहाँ पे क्या करती है, जमा करती है। जैसे मैंने बताया यहाँ पे भी कुछ नदियाँ होती हैं, गुजरात वाले एरिया में कुछ होती हैं, फिर असम में यहाँ पे एक ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ये दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये क्या होती है, ऐसे करते और ये यहाँ पे जमा कर देती है, तो इससे ये क्या होता है, जलोढ़ मृदा का निर्माण हो जाता है। फिर मैंने बताया था कि इसमें किस चीज़ की अधिकता होती है। तो दोस्तों देखो, अब पर्वत से मिट्टियाँ आ रही हैं, तो पर्वत में क्या होगा दोस्तों, चूना का चूना पर्वत तो होगा ही दोस्तों, कुछ चूना होगा। फिर दोस्तों मैंने बताया कि कार्बनिक पदार्थ, अब पेड़ दोस्तों पहाड़ पे जो हिमालय है उसमें हमारे पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधे जब हैं तो कार्बनिक पदार्थ तो उसमें होगा ही होगा। ठीक है दोस्तों, और उसका जो हिमालय का जो निर्माण है वो कार्बनिक पदार्थ के मिलने से भी तो हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो उसमें से जो मृदा यहाँ आएगी तो उसमें भी कार्बन पदार्थ की होगी। फिर दोस्तों पोटास, दोस्तों पोटास जो है यहाँ पाया जाता है दोस्तों, कार्बन है ना, और क्या बोलते हैं तो फास्फोरिक एसिड दोस्तों, जिसमें फास्फोरिक एसिड मतलब जो हम लोग सेंधा नमक खाते हैं उसमें भी फास्फोरिक एसिड होता है। तो दोस्तों इसमें भी वो कहाँ फास्फोरिक एसिड कहाँ मिलेगा, मतलब जो सेंधा नमक कहाँ मिलेगा, जहाँ पे चट्टाने होंगी या जो पर्वत जैसा एरिया होगा, तो वहाँ पे भी दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे दोस्तों फास्फोरिक एसिड। अब जब मिट्टी ही वहाँ की यहाँ आ रही है तो इसमें भी दोस्तों इन सब चीज़ की अधिकता होगी। दूसरी चीज़ मैंने बताया दोस्तों, मैं कल ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं बता दूं, मैं कल पढ़ा चुका हूं आपको दोस्तों, वहाँ रिवीजन करेंगे आपको बहुत आराम से मिल जाएगी, बस मैं यहाँ जल्दी करा रहा हूँ रिवीजन।
फिर इसके बाद दोस्तों मैंने इसमें और चीज़ क्या बताई थी, फिर मैं यहाँ बता रहा था कि नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। चौथा पॉइंट मैंने दोस्तों यही लास्ट में लिखा छोड़ा था, क्या दोस्तों, अब देखो, अब यहाँ से आपको समझना है, जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन एवं, ठीक है दोस्तों, ह्यूमस ऐसे भी हिंदी में लिख सकते हैं, ह्यूमस इंग्लिश में, की कमी पाई जाती है। यानी मैंने कमी पाई जाती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मैंने इसका कल कॉन्सेप्ट बताया दोस्तों, आप लोग पढ़ेंगे तो देख लेंगे कैसे मैंने, देखो मैंने दोस्तों कॉन्सेप्ट कैसे बताया। तो देखो इसी मैप में देख लो दोस्तों, मैंने बताया था कि क्या होता है, भारत में हमारे यहाँ से 23.5 डिग्री जाती है, ठीक है दोस्तों। इसके नीचे दोस्तों होती है एक रेखा 0 डिग्री, और फिर इसके जस्ट नीचे दोस्तों होती 23.5 डिग्री साउथ। कौन सी दोस्तों, 23.5 डिग्री साउथ। ये दोस्तों 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है, इसको मैं बात करूँ अगर तो 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है, ठीक है दोस्तों। 23.5 डिग्री नॉर्थ और भारत के बीच से निकलती है, और 0 डिग्री होता है, और दोस्तों 23.5 डिग्री। अब दोस्तों इसमें क्या बात करना है, तो दोस्तों देखिए मैं यहाँ पे फिर से बनाता हूँ इसको। ये हो गया दोस्तों 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये होगा दोस्तों 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इन दो रेखाओं के बीच में अगर कोई भी कंट्री होता है दोस्तों, समझिएगा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, 23.5 डिग्री नॉर्थ एवं 23.5 डिग्री साउथ के बीच में अगर कोई भी देश होता है इन दो रेखाओं के, उनको बोलते हैं दोस्तों ट्रॉपिकल कंट्री, ट्रॉपिकल कंट्री, ठीक है दोस्तों, ट्रॉपिकल कंट्री। यानी इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र उसको ट्रॉपिकल बोलते हैं, और जो भी देश होगा दोस्तों उसको ट्रॉपिकल कंट्री यानी उष्णकटिबंधीय देश बोलते हैं। यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ एवं 23.5 डिग्री के बीच साउथ के बीच में अगर कोई भी देश होगा तो उसको ट्रॉपिकल कंट्री बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, तो क्या होता है, इन 23.5 डिग्री नॉर्थ एवं 23.5 डिग्री साउथ में क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है ना। यानी टेम्परेचर जो होता है दोस्तों इनके बीच में क्या होता है दोस्तों, इस वाले एरिया में दोस्तों हमेशा टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है दोस्तों। टेम्परेचर दोस्तों क्या होता है, हमेशा ज़्यादा रहता है, क्योंकि दोस्तों सन जो होती है, आप अगर देखें तो सन दोस्तों इन्हीं दो रेखाओं के बीच में लाई करता है दोस्तों। या तो वो 0 डिग्री 23.5 डिग्री तक पाथ करेगा, फिर वो 23.5 डिग्री से 0 डिग्री पाएगा, फिर वो 0 डिग्री 23.5 डिग्री साउथ जाएगा, फिर वो 0 डिग्री, फिर इन्हीं 3 रेखाओं के बीच में दोस्तों वो उसका सर्किल होता है, एक पाथ होता है वो उन्हीं। तो जब वो उसका पाथ ही इन्हीं 3 रेखाओं के बीच में, तो हमेशा टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों इन देशों में इस कंट्री मतलब इन दो रेखाओं के बीच में, और बीच में तीसरी रेखा है, इन दो रेखाओं के बीच में अगर कोई भी कंट्री आता है तो उसमें क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। और जब टेम्परेचर दोस्तों ज़्यादा होगा तो उसमें क्या होगा, रेट ऑफ एवोपरेशन यानी दर, रेट ऑफ एवोपरेशन है ना, यानी वाष्पीकरण की दर क्या होगी दोस्तों, रेट ऑफ एवोपरेशन यानी वाष्पीकरण की दर दोस्तों, वाष्पीकरण की दर क्या होगी दोस्तों, ज़्यादा होगी। और जब दोस्तों वाष्पीकरण की दर ज़्यादा होती है तो दोस्तों क्या होती है, उसमें दोस्तों किसी भी जो वाष्पीकरण ज़्यादा होगी तो मिट्टी में दोस्तों क्या होगी, नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों अगर मैं बताऊं तो हमारा भारत भी दोस्तों क्या है, एक ट्रॉपिकल कंट्री है। इसीलिए दोस्तों क्या होता है, हमारे भारत में मिट्टियाँ जो 8 प्रकार की मिट्टी है, 8 प्रकार की मिट्टी में दोस्तों नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। तो आप सीधे बता सकते हैं दोस्तों, अगर कभी भी किसी भी मिट्टी में पूछा जाता है कि किसकी कमी पाई जाती है तो सीधे बता देते हैं कि नाइट्रोजन कमी दोस्तों क्या है दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों हमारे भारत में दोस्तों ये जो जलोढ़ मिट्टी में दोस्तों नाइट्रोजन कमी पाई जाती है, ब्लैक मिट्टी में भी दोस्तों नाइट्रोजन कमी पाई जाती है, रेड में, मतलब भारत में जितनी प्रकार की 8 प्रकार की मिट्टी है आईसीआर के अकॉर्डिंग, उससे 8 प्रकार में दोस्तों क्या होगा, नाइट्रोजन कमी पाई जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको याद रखना है, कैसे तो मैंने बता दिया, क्योंकि ये ट्रॉपिकल कंट्री है हमारा देश, भारत भी एक ट्रॉपिकल कंट्री। तो ट्रॉपिकल कंट्री में क्या होता है, रेट ऑफ एवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन कमी हो जाती है दोस्तों। और फिर इसी वजह से दोस्तों क्या है, हमारे भारत में भी दोस्तों जो मिट्टी है उसमें क्या होता है दोस्तों, नाइट्रोजन कमी पाई जाती है। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं दोस्तों, भारत में छोड़ो विश्व में कहीं भी अगर कोई भी देश 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच में अगर लाई करता है यानी उपस्थित स्थित है, तो दोस्तों उसमें क्या होगा, उन देशों में दोस्तों क्या होगा, नाइट्रोजन की कमी, उन देशों की मिट्टी में दोस्तों क्या होगी, नाइट्रोजन की कमी पाई जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये एक चीज़ था आपको समझना चाहिए। देखो दोस्तों मैं एक बता दूँ आपको, एक दोस्तों जो
यहाँ देखिएगा NPK, N क्या होता है नाइट्रोजन होता है, P क्या होता है दोस्तों फास्फोरस होता है, और K क्या होता है दोस्तों पोटेशियम होता है। तो दोस्तों ये दोस्तों मिट्टी की एक उर्वरता को बताता है दोस्तों। अगर किसी भी मिट्टी में, किसी भी देश की मिट्टी में अगर इन तीनों चीज़ों की प्रचुरता है दोस्तों, तो वो क्या होगा, बहुत उपजाऊ होगा, फर्टिलिटी होगी वो मिट्टी, ठीक है, बहुत उपजाऊ मिट्टी होगी। बट अगर हम बात करें दोस्तों तो ठीक है दोस्तों, जिनमें ये ज़्यादा होगा। बट अगर हम बात करें दोस्तों इसका रेशियो दोस्तों, फिर मगर किसी भी देश में दोस्तों क्या होता है कि मिट्टी की इतनी फर्टिलिटी नहीं होती अच्छी कि इसमें तीन चीज़ों की मात्रा पाई जाती। तो इसीलिए दोस्तों इसकी एक आदर्श स्थिति होती है कि अगर हम मान लो कोई फर्टिलिटी मतलब किसी भी देश में, मतलब देखो हर में ऐसा नहीं है कि किसी भी सब में तीनों मिक्सर पाया जाए हर एक देश में, तो बट किसी में क्या होता है कुछ कम पाया जाता है, कुछ कम। तो एक आदर्श स्थिति होती है कि हमको जो इसका फर्टिलिटी यूज़ करना है तो उसका ऐसे यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो हम यूरिया है 4/2, उसमें अगर हम 4 प्रोटीन मिला रहे हैं, सॉरी नाइट्रोजन मिला रहे हैं, तो दोस्तों 2 क्या होगा पोटेशियम होगा, और K क्या होगा, है ना, फास्फोरस होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, फास्फोरस और पोटेशियम होगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना हमारा रेशियो होना चाहिए दोस्तों। बट हम लोग दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कितना मिलाते हैं दोस्तों, तो हम लोग 8 नाइट्रोजन मिलाते हैं, 1 दोस्तों हम लोग क्या बोलाते हैं दोस्तों फास्फोरस मिलाते हैं, और 0.5 क्या होता है पोटेशियम। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे भारत में दोस्तों नाइट्रोजन की कमी ज़्यादा है। तो इसीलिए तो हम लोग जो हमारा जो यूरिया यूज़ करते हैं उसमें नाइट्रोजन का कंटेंट ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में नाइट्रोजन कमी है, तो इसीलिए हमारे देश में ये NPK का जो रेशियो है दोस्तों ये है। तो इससे ये क्या दर्शा रहा है दोस्तों, ये दर्शा रहा है कि इसमें हमारे भारत में जो दोस्तों की मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। समझ में आ रहा है ना, मतलब आदर्श स्थिति ये है कि हमको इतना मिलाना चाहिए तो हमारा ठीक रहेगा। बट हम लोग मिलाते कितना, इतना। क्यों? क्योंकि हमारे देश में भारत में नाइट्रोजन की कमी ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग इसका जो रेशियो वो ये मिलाते हैं, नाइट्रोजन पोटासियम फास्फोरस एवं पोटेशियम का जो हमारा जो क्या कहते हैं वो होता है उसको हम लोग इतना मिलाते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ें समझ में आ गई दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए फिर अब दोस्तों ये तो हमारी बात हो गई, इसको मैं मिटा लूँगा। ये कॉन्सेप्ट था दोस्तों, आपको समझना था बस, बाकी और कुछ भी नहीं दोस्तों, ठीक है। ये बहुत ही ऐसा कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको हर कोई नहीं बताएगा दोस्तों, आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे छान के, हर कोई आपको ये नहीं बताएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। बट यहाँ पे क्या है कि हमें चीज़ें सीखनी है, हमें पता होना चाहिए क्यों कैसे होता है, तो इसीलिए हम दोस्तों ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये तो हमारा दोस्तों कमी भी पाई जाती है क्या। अब 5वां इसमें पॉइंट दोस्तों, अगर जलोढ़ मिट्टी, इसी के आगे जो कल हम लोग करे थे उसके आगे कंटेंट करते हैं। तो दोस्तों 5वां पॉइंट, अब आराम से सुनिएगा मेरी बात को। 5वां पॉइंट क्या होगा, अब ये मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, सबसे बड़ी बात तो ये। तो यहाँ देखो, अब मैं लिखा देता हूँ, यह मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो मैं बता दूँ, यह मिट्टी भारत के उत्तरी मैदान तथा पूर्वी तट में पाई जाती है। यानी मिलती है हमें मिट्टी, ये कहाँ कहाँ है। तो देखो भारत के उत्तरी मैदान, तो पूरा उत्तर भारत का मैदान ही दोस्तों जलोढ़ मिट्टी से बना है, वो तो समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग स्टेट भी लिखा देंगे कौन कौन से। बट पूर्वी तट वाला कौन सा है, जैसे हमने लिखा है पूर्वी तट, तो पूर्वी तट ये है दोस्तों। तो ये मिट्टी दोस्तों, इस जो पूर्वी तट है ये देखो, ये यहाँ से दोस्तों ये पूरे इस ऐसे फैली हुई है। क्यों दोस्तों? क्योंकि मैंने यहाँ बताया कि यहाँ पे 4 बड़ी नदियाँ निकलती हैं। एक तो महानदी दोस्तों, दूसरा गोदावरी दोस्तों, तीसरा कृष्णा, चौथा है ना कावेरी। अब दोस्तों सोचिए, हम लोग ने इतना लिंक करके क्यों पढ़ा है दोस्तों। अगर हम रिवर्स पहले ना पढ़ाते तो दोस्तों ये चीज़ समझ में आती। मैंने पढ़ा रखा है कि रिवर्स कौन कौन सी रिवर यहाँ, और फिर मैंने ये भी बता दी कि सारी रिवर जो यहाँ की जितनी भी रिवर है, पूर्वी घाट की जितनी भी बड़ी रिवर्स है वो अपना एक डेल्टा बनाती है। इसलिए महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा और कावेरी डेल्टा, चारों का अपने स्वयं के एक डेल्टा है। तो वो डेल्टा किससे बने दोस्तों, वो जलोढ़ मिट्टी द्वारा ही तो बने। यहाँ पे क्या, ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट से ये नदियाँ निकलती हैं। तो जब वो पश्चिमी घाट ऊंचा है पूर्वी घाट की तुलना में, तो वहाँ से वो काटते हुए निकलती हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, और फिर क्या होता है लास्ट में ये नदियाँ क्या होती है, अपना जितना भी जो अवसाद होता है यानी जो मिट्टी होती है वो यहाँ जमा कर देती है। रेड कलर से मैं बनाता हूँ, यहाँ पे क्या करती है दोस्तों, जमा कर देती है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। तो भारत के दोस्तों पूर्वी तट पर भी ये मिट्टी पाई जाती है। भारत में 2 ही जगह पाई जाती है दोस्तों मिट्टी, ये तो या उत्तर भारत का मैदान, और ये वाले असम वाले एरिया में भी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी आती है, आपको याद है ना। तो यहाँ भी पाई जाती है, ये उत्तर भारत के मैदान और पूर्वी तट पे। पूर्वी तट पे दोस्तों अगर हम बात करें, दोस्तों उड़ीसा के पूर्वी तट है ना, उड़ीसा में। और अगर स्टेट की बात करें तो कौन सा, आंध्र प्रदेश हो गई, फिर इसके बाद अगर स्टेट
फिर इसके बाद थोड़ी तमिलनाडु दोस्तों, तो इन देशों में यहाँ भी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और फिर यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें गुजरात में भी पाई जाती है, राजस्थान में दोस्तों, यूपी, हरियाणा, है ना, दिल्ली, इधर कुछ सारे आपको याद ही है, यूपी है, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश में कुछ थोड़ा बहुत पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी कुछ मिट्टियाँ हैं, है ना, मतलब ये स्टेट की बात करें तो अगर हम स्टेट लिखना चाहें तो दोस्तों स्टेट का अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ना दोस्तों। स्टेट में अगर हम लिखना चाहें, ये चीज़ पहले समझ में आएगी नहीं दोस्तों, ये चीज़ आप पीछे मैंने रिवर्स पढ़ाया था दोस्तों, यही फायदा है। आप चीज़ें लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेंगी, आपका आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं कि मैं यहाँ पे सारे डेल्टा बनाती, जब ये डेल्टा बनाती हैं तो दोस्तों क्या होगा, अपने साथ अवसाद लेकर आती है, उसी का तो डेल्टा बनाएंगी, तो वही अवसाद तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी होती है। तो ये जलोढ़ मिट्टी, इसीलिए पूर्वी घाट पे भी दोस्तों, पूर्वी तट पे भी दोस्तों हमको क्या कुछ मिट्टियाँ मिलती हैं दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ठीक है दोस्तों, तो अगर हम स्टेट की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों जैसे कि स्टेट के बाद तो राजस्थान है, राजस्थान के कुछ एरिया में पाई जाती है। जैसे हम बात करें तो ईस्टर्न राजस्थान में, पूर्व वेस्टर्न वाले राजस्थान वाले पार्ट में नहीं, ईस्टर्न राजस्थान यानी पूर्वी राजस्थान वाले हिस्से में। और गुजरात में दोस्तों अगर हम बात करें तो थोड़ी बहुत मात्रा में गुजरात में भी मिलती है। फिर अगर हम बात करें तो दोस्तों दिल्ली है, दिल्ली छोड़ दो, पंजाब है दोस्तों, हरियाणा है। ठीक है दोस्तों, पंजाब, हरियाणा, यूपी। ठीक है दोस्तों, पंजाब, हरियाणा, यूपी लिखिएगा दोस्तों, पंजाब, हरियाणा, यूपी। ठीक है दोस्तों, यूपी के बाद बिहार है, पश्चिम बंगाल है, फिर ये दोस्तों असम है, और इधर दोस्तों फिर ठीक है दोस्तों छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है। ठीक है, तो ये मिट्टी दोस्तों यहाँ पे पाई जाती है। और इधर और स्टेट इधर वाले पूर्वी घाट वाले में कौन कौन से दोस्तों, तो उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन राज्यों में दोस्तों क्या होती, ये मिट्टी पाई जाती। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ कहाँ पाई जाती है ये समझ में आ गई। अगर आप ये याद रख लें कि यह मिट्टी भारत के उत्तरी मैदान तथा पूर्वी तट में पाई जाती है, तो आप आराम से लिख सकते हैं, इसके स्टेट आपको फिर याद रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आप मैंने स्टेट बोल भी दिया, आप वैसे भी लिख लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ जलोढ़ मिट्टी के बारे में दोस्तों जानकारी थी। मैं बता दूं ना, आप पढ़ के देखिएगा बुक से, आपको समझ में आ जाए ये मिट्टियाँ ना, तो बताइएगा मुझसे। ठीक है दोस्तों, 4 दिन बाद एक दिन पढ़ेंगे, 4 दिन बाद फिर भूल जाएंगे। मगर मैंने जिस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट बताया दोस्तों, आपको आराम से सारी चीज़ें याद रहेंगी कैसे क्या। क्योंकि दोस्तों कुछ नहीं है, बस आपको चीज़ें पीछे जो पढ़ी हुई हैं आपको उन्हीं को आप रिमाइंड करना है बस खाली। इसीलिए दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि आपको पीछे क्लास आप देखेंगे तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आप लिंक कर पाएंगे। बट प्रॉब्लम अभी भी नहीं होगी, बट आप जब पीछे पढ़े रखे होंगे तो आप ज़्यादा ही अच्छे से क्लियर समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें, ये सब चीज़ें दोस्तों मैंने पढ़ाने के लिए दोस्तों मैंने आपको लोगों को वहाँ पे आधार आपका बनाया, बुनियाद आपकी बना दी, न्यू बना दी। अब आपको उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक घर बना रहे हैं दोस्तों। यानी हम अब उस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे दोस्तों हम लोग आराम से चीज़ें समझ के आराम से कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, वो चीज़ें इसीलिए दोस्तों पीछे क्लासेस में टाइम लगा, क्योंकि हम लोग दोस्तों बेस तैयार कर रहे थे, अपना बेस हमारा तैयार हो गया। अब हम आराम से फटाफट जल्दी जल्दी चीज़ें पढ़ सकते, समझ सकते। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारा हो गया जलोढ़ मिट्टी की बात। आप दूसरी दोस्तों मिट्टी की बात करते हैं, पहले इसको लिखिए फटाक से। ठीक है, तो दोस्तों दूसरी मिट्टी अब हम शुरू करते हैं। इसी में ये मैं मिटा रहा हूँ, इसी में लिखना है दोस्तों, इसी में करेंगे दोस्तों। ठीक है, मैं बना दूंगा अभी। तो ये कॉन्सेप्ट दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ आपको, यूट्यूब पे आप पढ़ के देख लीजिएगा, आपको मिलेंगे नहीं चीज़ें। ये मिट्टियाँ बहुत लोग पढ़ा रहे होंगे, इस तरीके से दोस्तों नहीं मिलेगा आपको। और मैं बता रखा हूँ, जो पढ़ाते भी हैं तो वो पेड वाले टीचर हैं। वो क्या करते हैं कि उनकी मजबूरी होती है, किसी न किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, तो वो आपको पढ़ाएंगे ही नहीं इस तरीके से। ये थोड़ा हमारे बात हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा भारत। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं दोस्तों दूसरी मिट्टी। कौन सी दोस्तों, काली मिट्टी। ठीक है दोस्तों, यानी ब्लैक सॉइल की बात अब हम लोग करते हैं, ब्लैक सॉइल पढ़ते हैं। ये NPK दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी से हम अपना अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारे यहाँ नाइट्रोजन की कमी ज़्यादा पाई जाती है। फिर दोस्तों अगर हम दूसरी मिट्टी की बात करें तो दूसरी हमारी मिट्टी है दोस्तों ब्लैक सॉइल, यानी दोस्तों काली मिट्टी। काली मिट्टी बहुत आराम से पढ़िएगा इसको भी, ये बहुत, इसमें भी मैं कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा, आपको याद रहेगा हमेशा। ठीक है दोस्तों, तो ब्लैक सॉइल सबसे पहली तो दोस्तों मिट्टी होती है। अब इसमें कलर कैसे हो गया, है ना, जैसे कि अभी हम लोग जलोढ़ मिट्टी में तो ऐसा कोई नहीं बताया कि उसमें कोई कलर है, ब्लैक उसको बोल दिया। तो ये ब्लैक मिट्टी दोस्तों, ये ब्लैक होती किस वजह से, क्या रीज़न हो जाता है इसमें, तो दोस्तों ये इसमें कौन सा ऐसा कंपोनेंट पाया जाता है या ऐसा कौन सा कंपाउंड पाया जाता है जो इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, ब्लैक हो जाती है दोस्तों ये मिट्टी। तो दोस्तों मैं बता दूं, ब्लैक मिट्टी के ब्लैक होने का कारण दोस्तों अगर हम रीज़न बोले तो दोस्तों इसका रीज़न होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पहले ये कॉन्सेप्ट समझिए कि इसका रंग काला क्यों होता है। तो इसमें दोस्तों एक कंपाउंड पाया जाता है टाइटेनीफेरस, टाइटेनीफेरस ऑक्साइड, वो मैग्नेटाइट दोस्तों,
टाइट, है ना, टाइटेनी फेरस, हिंदी भी लिख दे रहा हूँ, मैग्नेटाइट। दोस्तों ब्लैक मिट्टी में दोस्तों ये कंपाउंड पाया जाता है, कौन सा दोस्तों, टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट। इसमें क्या होता है, ये कंपाउंड दोस्तों किससे मिलकर बना होता है, तो ये दोस्तों आयरन और मैग्नीशियम का दोस्तों मिश्रण होता है। टाइटेनी फेरस दोस्तों आयरन एवं क्या होता है दोस्तों, मैग्नीशियम का मिश्रण होता है। तो मैग्नीशियम एवं आयरन के मिश्रण को दोस्तों हम लोग इसमें क्या होता है, इसीलिए इसको टाइटेनी फेरस बोलते हैं। अब दोस्तों ये हुआ कैसे, ये बना कैसे, दोस्तों मैं अभी आपको फिजिकल ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे तो मैं उसको आपको ज्वालामुखी पढ़ाऊंगा, यानी लावा पढ़ाऊंगा, ठीक है दोस्तों, वॉल्केनो पढ़ाऊंगा। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, जब वॉल्केनो जब फटता है, यानी जब वो निकलता है, ज्वालामुखी जब फूटता है, तो उसमें दोस्तों लावा दो प्रकार का निकलता है। एक तो दोस्तों होता है एसिडिक लावा। दोस्तों लावा जब दोस्तों मैं बता देता हूँ, फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, बढ़िया समझ लीजिए क्या होता है दोस्तों। जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें दो प्रकार के दोस्तों क्या होते हैं, लावा निकलते हैं। एक होता है दोस्तों एसिडिक लावा, ठीक है दोस्तों, और दूसरा होता है दोस्तों बेसिक लावा। समझिएगा दोस्तों, अब आप पेन से तक दीजिए, आप पहले समझिए इसको। एक दोस्तों होता है एसिडिक लावा और दूसरा होता है दोस्तों बेसिक लावा। ज्वालामुखी जब फूटता है तो उसमें दो प्रकार के लावा निकलते हैं, एसिडिक लावा एवं बेसिक लावा। एसिडिक लावा में दोस्तों क्या होता है, किसका ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, तो इसमें दोस्तों सिलिका की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, सिलिका कंटेंट जो होता है इसमें ज़्यादा होता है। एसिडिक लावा में दोस्तों क्या होता है, सिलिका कंटेंट दोस्तों, यानी सिलिका की मात्रा दोस्तों ज़्यादा होती है। बट जो बेसिक लावा होता है इसमें दोस्तों आयरन एवं मैग्नीशियम की कंटेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है। दोस्तों इसी बेसिक लावा से दोस्तों हम लोग एक शब्द बनाते हैं दोस्तों, बेसाल्ट। दोस्तों इसी बेसिक से दोस्तों एक शब्द बनता है बासाल्ट, जिसको हिंदी में दोस्तों बोलते हैं बेसाल्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों, बेसाल्ट, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगर आप लोग जो भी मेरे साथ नए पुराने जुड़े हुए हैं, अगर आप मेरी रोज वीडियो देख रहे होंगे, तो जब मैं आपको हम लोगों ने दोस्तों जब हम लोग प्रायद्वीप पठार पढ़ा रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि प्रायद्वीप पठार में कौन से ऐसी स्थल है जहाँ पे बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। तो मैंने बताया दोस्तों प्रायद्वीप पठार जो बना हुआ, जिसमें दोस्तों डेक्कन का प्लेटू जो हमने बोला था, वो दोस्तों पूरा क्या होता है, डेक्कन का प्लेटू एवं मालवा का प्लेटू। दोस्तों ये दोनों प्लेटू किससे बने होते हैं दोस्तों, बेसाल्टिक चट्टान से बने होते हैं। तो जब वो बेसाल्टिक चट्टान में बने हुए हैं तो उन्हीं में क्या होगा दोस्तों, आयरन एवं मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाएगी। तो दोस्तों मैंने ये आपको पीछे की अगर आपको याद हो दोस्तों, तो आपको पता हो तो मैंने बता रखा है देखो क्या कि दक्कन प्लेटू एवं मालवा प्लेटू दोस्तों क्या होता है, बेसाल्ट, उनमें क्या इसमें क्या होता है, बेसाल्टिक चट्टानों से बने ये दोनों। मैंने बताया था दोस्तों, क्योंकि मैंने फिर बताया था कि ज्वालामुखी से इनका निर्माण हुआ, ये भी मैं बताया था मैंने। तो वो दोस्तों यही होता है। तो बेसिक लावा से दोस्तों बेसाल्ट शब्द बना है, और बेसाल्टिक चट्टानें दोस्तों अगर मैं बात करूँ दोस्तों, अभी अब देखो मैं इसका बना देता हूँ आपको, क्या ये बना देता हूँ कि कहाँ पे पाई जाती है भारत में। तो दोस्तों देखो मैं दूसरा कलर यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये भारत में ऐसे यहाँ से लेकर ऐसे करके यहाँ पे पाई जाती है मिट्टी। कर्नाटक का दोस्तों ये ऊपरी हिस्सा होता है, ठीक है दोस्तों, नॉर्थ कर्नाटक में, और फिर इसके बाद ये केरला वाला जो और आधा, ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे पाई जाती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये मिट्टी होती है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रायद्वीप पठार में दोस्तों मैं ये पहले ही बता चुका हूँ, ये बेसाल्ट से बना है। तो इसी बेसाल्ट से, इसी बेसिक लावा से दोस्तों जिसमें क्या होता है, मैग्नीशियम और आयरन की अधिकता होती है, और इसी को दोस्तों टाइटेनी फेरस बोलते हैं, जो मैंने दोस्तों यहाँ पे लिखा रखा है, ये दोस्तों टाइटेनी फेरस। तो चीज़ें समझ में आ गई दोस्तों, बेसिक लावा से बना है। बेसिक लावा में दोस्तों बेसाल्ट होता है, बेसिक लावा में दोस्तों आयरन और मैग्नीशियम की ज़्यादा अधिकता होती है, और मैग्नीशियम और आयरन का जो कंपाउंड होता है, यानी जो मिश्रण होता है, उसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, टाइटेनी फेरस। और टाइटेनी फेरस की अधिकता होने के कारण ये मिट्टी दोस्तों क्या होती है, काली होती है। तो अगर कभी भी पूछा जाए कि जो काली मिट्टी है उसका रंग काला होने के कारण क्या है, तो उसको में टाइटेनी फेरस का कंपाउंड क्या है, तो वो आयरन और मैग्नीशियम से मिलकर बनी है। तो जिसके वजह से क्या होता है दोस्तों, इसमें ये इसका रंग दोस्तों काला होता है। अब ज़्यादा डिटेल में अगर पूछे तो ये आयरन और मैग्नीशियम कैसे होगा, तो बता देना कि लावा जो ज्वालामुखी है जब वो फटता है तो उसमें दो प्रकार के लावा निकलते हैं। पहला दोस्तों बेसिक लावा होता है, जिसमें दोस्तों क्या होता है, एसिडिक लावा होता है, जिसमें क्या होता है, सिलिकेट की मात्रा ज़्यादा होती है, और दूसरा दो प्रकार के होते हैं, तो दूसरे में दोस्तों बेसिक लावा होता है, जिसमें क्या होता है दोस्तों, आयरन और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। तो आयरन और मैग्नीशियम की अधिकता होती है जिस कंपाउंड में, उसको दोस्तों टाइटेनी फेरस बोलते हैं, और टाइटेनी फेरस की वजह से क्या होता है, उसका रंग काला हो जाता है। चीज़ें समझ में आ गया ना दोस्तों। तो
मतलब समझना है आपको, बस आप लोग आराम से। यार बड़ा समस्या है यार मोबाइल के साथ में तो।